मैं कम इन सर? आइए प्लीज आइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। बैठे रिया जी बैठे। थैंक यू सर। कैसे हैं बेटा? बढ़िया। यस सर। इंट्रो डेट आ गई? नहीं सर। अभी नहीं आई। फर्स्ट मॉक है? नहीं सर। उत्कर्ष में? हाँ उत्कर्ष। उत्कर्ष में फर्स्ट। आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 2002। जी सर। अभी तो बहुत कम एज में आपने आरएस क्लियर कर लिया। 2002, 23 साल के ही हो अभी यस सर। और आरएस पास। क्या बात है, शाबाश। वो आपका रिकॉर्ड बोल रहा है बेटा। 10th में सीजेपी में 10, 12th में 95%, माइनिंग इंजीनियर 87%, गेट पास, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट हो? यस सर। एनसीसी। क्या बात है। कहां से किया माइनिंग? सर मुगनीराम बांगर मेमोरियल यूनिवर्सिटी। एमबीएम से किया? यस सर। पालिया साहब पढ़ाते थे या प्रयार साहब पढ़ाते थे आपको? सर, दोनों ही आपके टीचर थे। जी सर। मैं उसी विश्वविद्यालय से हूँ, जेएनवी से, तो इसलिए मित्र है मेरे पालिया साहब। और वो आपका डिपार्टमेंट भी वो मगनीराम जी का उधर साइड बिल्डिंग में बना हुआ, कई बार आना हुआ है वहाँ पे। अच्छा डिपार्टमेंट है माइनिंग का। तो ये हिंदुस्तान कॉपर में कब से हो? सर 23 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद 1 साल जॉब किया। उसके बाद तो फिर इतने टेक्निकली बेटा क्वालिफाइड हो, गेट पास हो, तो क्यों आ रहे हो इस भागोगिरी वाली नौकरी में? फाइलें, मंत्री और संतरी और पार्षद तक तो यहाँ आंख दिखाते हैं। कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है सर। कुछ नहीं सर, 24 घंटे की नौकरी। क्यों आना चाह रहे हो, क्या कारण है? सर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही हमारे और ओरिएंटेशन सेशन के अंदर एक सिविल सर्वेंट मैम आई थी। तो कौन सी मैम थी वो? सर वो आईआरएस हैं, मैं भाविका मालू मैम है, अच्छा। कॉलेज सीनियर ही है। तो उनसे मैं मोटिवेट हुई थी, बट ड्यूरिंग प्लेसमेंट सेशन, क्योंकि उस टाइम सब बच्चों को हो जाता है एक बार प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करके देखते हैं, तो उस रीज़न से मैंने भी ज्वाइन कर लिया। बट ड्यूरिंग माई जॉब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे यहाँ सिविल सर्विसेज में आना है, तो मैंने फिर प्रिपरेशन। राजस्थान में माइनिंग की प्रॉब्लम क्या है? ये बजरी खनन और ये क्या क्या प्रॉब्लम है? सर इलीगल माइनिंग एक इशू है, इसके अलावा रिवर सैंड माइनिंग भी इलीगल होती है, ये इशू है। क्योंकि सर ये थोड़ा रेगुलेटेड नहीं है, और मतलब रेगुलेशंस हैं लेकिन इसके मतलब प्रॉफिट ड्रिवन ज़्यादा है इंडस्ट्री, इसलिए इलीगल माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है। कैसे रोकोगी? सर अगर टेक्नोलॉजिकली देखें तो अभी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस आए हैं, जैसे कि ई ट्रांजिट पास है, जिसमें जो क्वांटिटी जा रही है उसका मेजरमेंट्स हो सकता है। उसके अलावा सर जियो टैगिंग यूज़ की जा सकती है, ड्रोन सर्विंग, इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं। कोल माइंस कहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है? सर राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में मान। सर ये जो रानीगंज और झारिया का जो रीजन है, झारखंड और उड़ीसा का, वहाँ एक जगह पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसमें एक मूवी भी बनी थी। जी सर। चसनाला। चासनाला। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ था वहां पे? ऐसा क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, पानी भर जाता है, क्या है? सर वहाँ पे वाटर इनंडेशन का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि प्रॉपर सर्वेइंग नहीं थी, और वो मतलब पुरानी टाइम का था, तो वहाँ पे इतने अच्छे बेटर इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई नहीं थी। तो जो ड्रिलिंग थी वो मतलब आगे वाटर बॉडी थी और उसका अंदाज़ा नहीं था, तो इसलिए जो ड्रिलिंग थी वो वाटर बॉडी के अंदर हो गई, उसके कारण वाटर इनरश हो गया अचानक, और वो इंसिडेंट हो गया। अब एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, एक तरीके से कोयला निकाल रहे हैं। एक दिन आएगा जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा, भाई एक लिमिट है ना, कितना होगा। यस। तो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्स क्या है आपके पास? सर अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, उसके अलावा विंड एनर्जी है, हाइब्रिड एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, और अभी और लेटेस्ट डेवलपमेंट में हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ भी। क्या हाइड्रोजन एनर्जी? सर प्रॉपरली अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। भारत की पहली बोट हाइड्रोजन से कहां चली? हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली भारत की पहली बोट कहां चली? 3-4 दिन पहले की बात है, ये भी हिंट दे देता हूं। सर ये मैं गेस कर सकती हूँ? करिए। सर ये आईएनएस आप कौंडिन्या की बात? बोट कह रहा हूं। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली इस समय पोल्यूशन से ग्रसित है। कुछ लोग कहते हैं वो बंद कर दो, डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, ऑड इवन कर दो, इलेक्ट्रिकल कार ले आओ। मेरा डाउट ये है कि अगर हम सारी इलेक्ट्रिकल कार ले आए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं फिर हो जाएगी? उसका क्या अल्टरनेटिव? क्वेश्चन समझ रहे हो? चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से करोगे ना। ऑलरेडी बहुत सी स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल की हो गई
तो क्या बिजली का संकट नहीं पैदा हो सकता? आपका क्या मत है इस पर? सर आप जो कह रहे हैं वो ट्रू है, क्योंकि कम्प्लीटली अगर हम एक एनर्जी सोर्स पे रिलाय करेंगे तो वो भी कभी ना कभी हमें बैकफायर कर सकता है। इसलिए हमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक होने की बजाय फेज वाइज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और डाइवर्सिफाई करना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज के यूसेज को, जिससे कि हम एक पे कम्प्लीटली रिलाय ना करें, वरना हम उसे भी एग्जॉस्ट कर देंगे। और इवेंचुअली क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी हम वाटर और रिन्यूएबल्स मतलब एनर्जी से ही ड्रिवन है, तो एक ना एक दिन वो भी एग्जॉस्ट हो सकती है। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि हम कम्प्लीटली एनर्जी ड्रिवन मतलब इलेक्ट्रिक हो जाएं, बट हम मतलब जो प्रपोर्शन है उसको इलेक्ट्रिक को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। बट सर जैसे आपके आरएस बनने की मिनिमम जो एज है 21 साल है और 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी होना चाहिए, मंत्री की, सीएम की, प्रधानमंत्री की? सर आई थिंक सर कि जो पॉलिटिक्स है उसमें एक्सपीरियंस ड्रिवन जो है बहुत काम आता है। तो जैसे कि जो मिनिमम एज है वही फॉर लोकसभा 25 है और फॉर राज्यसभा 30 है। तो आई थिंक ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 65 तक की है। जी सर। तो जो मैक्सिमम एज है, क्या वो मैक्सिमम एज पर लिमिट होनी चाहिए क्या आपके हिसाब से, पीएम पद के लिए, सीएम पद के लिए? सर कंप्लीटली तो मैं नहीं बोलूँगी कि होना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हों जो डिजर्विंग है फॉर पीएम या अच्छे पोस्ट के लिए, और फिर अगर जस्ट बिकॉज ऑफ एज हम एक अच्छे लीडर को अगर लूज कर दे तो वो भी सही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो। मोदी जी के बाद आप भारत के किस व्यक्ति को, युवा या बुजुर्ग, किसको पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? आपका मत क्या है? सर अगर मैं यंग लीडर की बात करूं तो मुझे जो राज्यसभा मेंबर हैं राघव चड्ढा सर, वो एक यूथ एनर्जी और वो थोड़े से लॉजिकल ड्रिवन मुझे लगते हैं, तो एक वो हो सकता है। लेकिन अभी उनका जो पॉलिटिकल मतलब आइडियोलॉजी मतलब जो बोलेंगे ना कि उनका स्फेयर है वो अभी इतना नहीं है कि वो पीएम की तरह उन्हें हम देख सके। लेकिन एज अ लीडर मुझे राघव चड्ढा सर। क्या कंट्रीब्यूशन उनका हो? तो जैसे पंजाब में चुनाव जीते उसके बाद वो शादी करने के लिए हो तो चले गए, वो तो उसके बाद तो पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं उनका कि कब आएंगे वो। बट सर अगर मोदी जी की बात देखें तो मतलब जैसे राहुल गांधी सर है, तो उनको मैं नहीं देखती कि वो एज अ पीएम कैंडिडेट इतने केपेबल है। बट बीजेपी में कोई नहीं है कैंडिडेट? बीजेपी के अंदर ही कोई कैंडिडेट आपको दिखाई देता हो जो भारत का मतलब बहुत बेहतरीन लीडर बन सकता हो? सर आप योगी आदित्य। अच्छा, योगी जी ना बोलो, जिसका भी नाम बोलो। क्या उनका क्या सबसे बड़ा योगदान मानती हैं आप? किनका सर? योगी। हाँ, योगी जी का। सर थोड़ा एक तो ये है कि उन्होंने यूपी के अंदर जो क्राइम है उसको जो टैकल करने का उनका रहा है वो एक कमेंडेबल है, क्योंकि यूपी बहुत क्राइम ड्रिवन है। बट उनकी जो पॉलिसीज रही है थोड़ा डेटरेंस क्रिएट किया है उन्होंने, जिससे एक ये मैं मानती हूँ। तो यस। अच्छा, जी राम जी आज चर्चा में था सभी तमाम पेपर्स में, क्या था ये? सर ये जो मनरेगा है उसको मतलब नेम चेंज करना और कुछ प्रोविजन चेंज करने के लिए एक बिल लाया गया है। हम मनरेगा के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा बताओ ना, मनरेगा क्या है और कब लाई गई थी और ये योजना बाकी योजनाओं से अलग कैसे है? सर मनरेगा जो है 2005 के अंदर लाई गई थी और ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, जिसके अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा जो है सर इसमें एक तरह से राइट टू मतलब वर्क दिया जा रहा है, जिससे कि जो हमारा लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी जो है वर्क मिल सके और वो अपना अर्न कर सके। लेकिन अभी जो बिल आया है उसके अंदर कुछ प्रोविजन चेंज किए गए, जैसे कि 100 डेज का जो प्रोविजन है उसको 125 कर दिया है। इसके अलावा जो फंडिंग पैटर्न है उसको भी चेंज किया गया, जैसे कि पहले नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट जो है, हाँ मनरेगा से हमें लाभ क्या हुए पिछले 20 साल के अंदर? सर एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट मिला है, और फिर सर जब मनरेगा के अंदर जो वर्क है उसमें वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो हमने वुमेन को भी एक तरह से एम्पावर किया है कि हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं और फिर उनके पास जो बेनिफिट है वो भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कुछ मनरेगा ने पंचायती राज को कैसे मजबूत किया है? सर क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसके अलावा सर जब अगर वुमेन या कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थोड़ा एम्पावर होंगे तो फिर उनका जो जागरूकता है वो भी बढ़ेगी कि हमें हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं कि हमें पंचायत में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो एक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उसके अलावा सर
अच्छा, एज ए एसडीएम, जैसे आप एसडीएम बनेगी, वर्तमान में चल रही कौन सी सामाजिक परंपरा या सामाजिक कुरीति पर आप सबसे पहले प्रहार करना चाहेंगी कि सर मैं इसको रोकूंगी सर? सर मुझे लगता है कि चाइल्ड मैरिज है एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सबसे पहले रोकनी चाहिए, क्योंकि जो यूथ है हमारा वो ही देश का फ्यूचर होता है, और अगर वो चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ों में अगर एक बार ग्रस्त हो जाए तो उसके बाद उनका शुरुआत ही गलत हो गई, तो मैं उस पर काम करूँ। सर, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन थ्रू प्राइवेट सेक्टर, यस इस पर आप क्या प्रॉस क्या कॉन्स देखती हैं? सर, प्रोस तो ये है कि अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट बेटर होगा, और इसके अलावा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें भी हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो कॉन्स है उसमें ये है कि सर ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो इसमें हम लोग कंप्लीटली प्राइवेट भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्राइवेट है वो थोड़े प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, बट ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है तो हमें उसे उस तरीके से देखना चाहिए। और इसके अलावा सर अभी यही रिकॉल मतलब अभी यही सर। जिस देश में भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं हुई हों, जी सर। वहां पे अगर कोई मिस हैपनिंग या कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसकी लाइबिलिटी किस पर होगी? सर उसकी लाइबिलिटीज कंपनीज पर होती है, इसीलिए इतने टाइम से हमें जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो सिविल लाइबिलिटी है वो कंपनीज के ऊपर होती है। तो वो तो हम अमेरिका से पहले भी करके बैठे थे, कोई कंपनी आई नहीं। हाँ तो हम लोगों ने क्या लाइबिलिटी वाले क्लॉज को ही अब हटाकर एक नई चीज लाने लगी? हाँ सर, इस लाइबिलिटी वाले क्लॉज को रिमूव किया गया है, मुझे प्रॉपर प्रोविजंस में इसके नहीं पढ़ पाई वो भी। ठीक है, क्या गोल्स हैं इंडिया के? ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंटल जो गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए किया जा रहा है? न्यूक्लियर पावर हाँ, सर सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है सर ये, बट जो ग्लोबल हम अपनी जो न्यूक्लियर हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें भी हम जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये करना चाह रहे हैं। और जो एक तरह से हम कभी भी अगर कोई वॉर या कुछ मतलब अटैक्स होते हैं तो उसमें भी हम न्यूक्लियर शैडो बॉक्सिंग बहुत करते हैं कि हम न्यूक्लियर कर देंगे या फिर हमारे पास भी पावर है, तो हम उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये कर रहे हैं सर। अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी 4 वर्जन, इसके अगेंस्ट बहुत से लिटिगेशन शुरू हो गए, क्यों? सॉरी समझे। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके क्या इम्पैक्ट हैं एजुकेशन पर? जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन या फिर जो हायर एजुकेशन है, इनके इसका क्या इम्पैक्ट है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या इम्पैक्ट? सर पॉजिटिव तो ये है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है तो हम कनेक्टेड रह सकते हैं, और मतलब हम ज़्यादा बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसके कॉन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि जो एज है वो वल्नरेबल बहुत है यहाँ पर, क्योंकि अगर सोशल मीडिया है तो उसके वो हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा ले जाता है, और हमें वल्नरेबल कंटेंट की तरफ भी हम बढ़ जाते हैं, और हमें आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि जो बच्चों की एज है वो एक वल्नरेबल एज होती है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि विच कंटेंट इज़ राइट फॉर देम एंड विच वन इज़ रॉन्ग, तो ये एक थोड़ा इशू है इसका। इंडिया में माइनिंग जो इंजीनियरिंग है उसका मतलब उसका उतना नाम नहीं हुआ जितना कंप्यूटर इंजीनियर्स का, आईटी सेक्टर का हुआ, तो इसकी वजह क्या रही? सर इसका रीजन ये हो सकता है कि एक तो है कि सर जो लाइफस्टाइल है वो एक इशू है, क्योंकि जो हमारे लोकेशंस होती है जनरली माइनिंग की वो आउटस्कर्ट्स पे होती हैं, या फिर जो लेस डेवलप्ड एरियाज होती है वहां पर होती है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। और सर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर वो भी थोड़ी सी टफ कंडीशंस होती हैं, और पे स्केल्स में भी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी कंप्यूटर सेक्टर्स में हो जाती है, तो ये कुछ रीजन है। ये जो एक वर्ड यूज किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस सर। ये क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? सर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए नेशन वी कैन से कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारा जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, या जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा हो। इंजीनियर्स को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज को जैसे आरएएस को, आईएएस को
आर्टिकल 311 जो है एक प्रोटेक्शन देता है, ऐसा क्यों किया गया? सर बिकॉज जो सिविल सर्विसेज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट जो इंजीनियरिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और जनरली ये है कि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल फील्ड है, बट जो सिविल सर्विसेज है वो मोर देन प्रोफेशनल है। इसमें हम एट लार्ज इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, तो वो इंडिपेंडेंस जो है उसको सिक्योर करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। किससे डर था? राजनेताओं से, मंत्रियों से? किससे डर था कि आखिर पटेल साहब इनको क्या प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भाई इनको बचाओ, ये इनसे बच जाए? किससे डर था? सर जो मतलब हायरार्की और जो सिस्टम है, मतलब हमारे इन सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जो सिस्टम है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, पार्लियामेंट है, इनकी तरफ से थोड़ा इंडिपेंडेंस रहे, जिससे कि मतलब वो अपना वर्क जो है वो पूरी इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकें। अदरवाइज मतलब वो अपना जो भी वर्क है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जिससे करप्शन भी बढ़ा है, जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से वो जानते हैं कि हमें टर्मिनेट तो किया नहीं जा सकता, केवल सस्पेंड कर सकते हैं। प्रोटेक्ट ये करप्शन बढ़ने की भी वजह बन गया है। सर ये तो है कि अगर कोई भी लॉ है तो सर उसके कहीं ना कहीं तो कुछ बैकलैशेस भी होते ही हैं, तो ये भी उसी का रीजन है। बट सर एट लार्ज अगर देखें तो इट इज गुड, बट सम कुछ लोग होते हैं जो ऑलवेज लॉ के अराउंड वे फाइंड कर लेते हैं, तो उसका सोल्यूशन नहीं है। बट इसके लिए भी हम करप्शन के अगेंस्ट भी एक्ट्स हैं और इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रखे हैं, जिससे कि हम उसे सेफगार्ड कर सकें और प्रिवेंट कर सकें। ठीक। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर अभी मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। रिजाइन कर दिया? क्यों? सर मुझे लगा कि मैं बेटर जो मेरी प्रिपरेशन है उसमें इनपुट्स मैं अपनी जॉब में भी कर पा रही थी, बट क्योंकि जॉब की कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं वहाँ इतना टाइम अपनी प्रिपरेशन को नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं। कहाँ पर रही आपकी पोस्टिंग हिंदुस्तान कॉपर में? सर खेतरी झुंझुनू। खिचड़ी में थे आप? खिचड़ी में अभी चल रहा है इसका ये माइनिंग या बंद हो गई लगभग? सर 2 प्लांट्स है जो चल रहे हैं और एक थर्ड चांदमारी है, उसको भी रीओपन करने की बातें चल रही हैं। तो आपको लग रहा है कितने साल का रिजर्व यहाँ बचा होगा? सर अभी तो है 20 ईयर्स, खेतरी माइंस के अंदर तो एटलीस्ट 20 ईयर्स है। और सर लेकिन अभी भी हम फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मतलब पॉसिबिलिटीज और इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। अच्छा, राजस्थान में जो माइनिंग है, जो मिनरल्स मिलते हैं, उसमें वैरायटी तो बहुत है लेकिन डिपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं है उनका, क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसके पीछे तो हमारी फिजियोग्राफी जो है वो रीजन है, बट डिपोजिशन सर क्वांटिटीज में इसलिए नहीं है क्योंकि जो राजस्थान का फॉर्मेशन है उसमें इसका रीजन है कि जैसे, सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही। चलो कोई नहीं। जैसे आप कोल की माइनिंग अगर करते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, किस तरह से माइनिंग होता है? सर कोल की ओपन कास्ट माइनिंग भी होती है और अंडरग्राउंड माइनिंग भी होती है। दोनों तरह से होती है? जी सर। एक हाइड्रोलिक माइनिंग क्या होती है? सर हाइड्रोलिक माइनिंग के अंदर सर वाटर जेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर होता है कि हम वाटर कटिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर को हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करके स्टोन की कटिंग की जाती है, इसको हाइड्रोलिक। प्लेसर माइनिंग से कैसे लगेगी? सर प्लेसर माइनिंग तो ये होती है कि जब कोई डिपॉजिट है वो अपनी जो ओरिजिन प्लेस था उससे शिफ्ट होकर कहीं और डिपॉजिट हो गया। ये जनरली गोल्ड के अंदर होता है कि ये थ्रू रिवर्स या एक्शन ऑफ रिवर, इनके कारण जो ओरिजिन प्लेस थी उससे अपनी दूसरी जगह पे आ जाता है। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ डिपॉजिट है। उसमें पानी का यूज नहीं होता प्लेसर माइनिंग? सर नहीं, प्लेसर माइनिंग तो एक अलग मतलब डिपॉजिशन का टाइप है, इसमें वाटर का नहीं है। जितना बायो माइनिंग? सॉरी सर, ये नया टाइप आ रहा है। हाँ ये माइनिंग मैंने पढ़ा नहीं। एक ओपन पिट माइनिंग? सर ओपन पिट माइनिंग के अंदर हम बेंचेस क्रिएट करते हैं और एक पिट होता है जिसके अंदर से जो भी ओवरबर्डन है उसको तो बाहर एक अलग ओबी होता है ओवरबर्डन, उसकी स्टैकिंग की जाती है और अंदर से मटेरियल बाहर निकाला जाता है और इसको टेरेसेस के फॉर्म्स के अंदर होता है। आजकल आ रहा है कोल में ना रेड होल माइनिंग करने की बात कर रहे हैं। जी सर। तो रेड होल माइनिंग से ज्यादा फायदा होगा या आप जो बता रहे थे शुरू में कि उसको पहले पूरा ब्लॉक को खोल दिया जाए उसके बाद फिर उसमें माइनिंग करें? सर रैट होल माइनिंग तो अनसाइंटिफिक वे ऑफ माइनिंग है, बिकॉज इसमें जो जनरली टनल्स वगैरह बना दी जाती है वो भी बिना सुपरविजन और बिना माइनिंग इंजीनियर्स के, तो ये तो डेफिनेटली सही नहीं है। जी सर। अच्छा, इसमें कई बार माइनिंग का बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट होता है। जी सर। छत्तीसगढ़ में हुआ है ना, उड़ीसा में खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो क्यों होता है प्रोटेस्ट?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि लोग हैं वो रिहेबिलिटेट और उनको मतलब डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सेकेंडली उनको अपना एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का इशू भी होता है। और सर इसके अलावा वो उनकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं, जैसे फेयर कंपनसेशन या कंपनसेशन मोर देन देयर लैंड वैल्यू, या फिर एम्प्लॉयमेंट, ताकि इन सब रीजंस के कारण उनका जो है डिमांड। अच्छा, आपकी हॉबी है स्विमिंग, जी लेकिन अभी सर्दियां हैं तो आप स्विमिंग नहीं कर रहे हो, जी सर। है ना? तो अब आपकी हॉबी क्या है? सर वैसे तो अभी भी स्विमिंग, मतलब क्योंकि जो स्विमिंग पूल्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पानी मैं बहुत ठंडा है ना, कैसे करोगे अब तो? नहीं सर, ठीक है। इसके अलावा सर मेरी हॉबी कुकिंग है सर। कुकिंग है? हाँ गर्ल्स वैसे भी बनाती हैं घर पे। सर, बट मुझे आजकल सर गर्ल्स थोड़ा सा इससे दूर हो रही है, बट मुझे फिर हाँ, क्योंकि सारे मास्टर शेफ मेल हैं। यस जब स्विमिंग जब आप करते हैं तो उसमें डेक एक जगह होती है, डेक्स। वो क्या होती है? सॉरी सर, मैंने सर ये गेस करो तो जो हम जहाँ से डाइव करते हैं उसको डेक बोलते हैं। जब आप स्विमिंग करते हैं उस समय किक किस तरह से लगाते हैं? सर जो हमारे पैर हैं उसके सिर्फ जो पंजे हैं वो मूव करते हैं, पूरा पैर मूव नहीं करना चाहिए। तो पंजों को हम केवल पंजे मूव करने चाहिए, घुटनों से नीचे वाला? नहीं, वो मूव नहीं करना चाहिए सर। वो एफिशिएंसी और एनर्जी ज़्यादा लेता है, लेकिन जो सिर्फ पंजे अगर मूव करेंगे तो वो बेटर पोजीशन होती है। डॉल्फिन किक क्या होती है? सर डॉल्फिन किक जब हम टर्न ले रहे होते हैं तो हम एक समरसॉल्ट करके और वहां से पुश लेते हैं, उसको डॉल्फिन किक बोलते हैं। अच्छा, माइकल फेल्प्स ने इतने सारे मेडल जीते जितने आज तक पूरे इंडिया ने जीते, है ना? एक ही उसमें, हाँ। मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा, टोटल तो बहुत ज्यादा हो गए। हम्म, एक ही उसमें ओलंपिक में उन्होंने इतने जीत लिए कि जितने आज तक इंडिया 140 करोड़ में लाकर नहीं जीत पाया। जी सर। तो माइकल फेल्प्स में कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि वो गॉड गिफ्टेड है, क्या मामला है उनका? ये सर उनकी बॉडी नेचुरली बहुत अलग है, क्योंकि जो जनरल ह्यूमन की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी वो 6 लीटर्स के आसपास होती है, बट उनका जो ट्रंक है वो बहुत प्रोमिनेंट है। वो 12 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एक मतलब कैरी करने की कैपेसिटी है। और इसके अलावा सर ट्रेनिंग तो डेफिनेटली है ही, कि उन्होंने अपनी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको सही से अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया है। उसके उनकी एनाटॉमी में कुछ अलग है सर उनका बाकी से? सर उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। एक तो हाइट उनकी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उनकी हाइट बहुत नेचुरली लोगों से 6.5 के ज़्यादा। आसपास। हाँ, और जो ट्रंक है, मतलब जो उनकी बॉडी साइज है उसमें ट्रंक बहुत वाइड है, और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बहुत नैरो है, तो वो एक स्विमिंग को बहुत सपोर्ट करता है। तो ये भी एक रीजन है। अच्छा, जितने एम्फीबियन है जी ना, जो एम्फीबियन है उनमें सबसे अच्छा स्विमर आप किसको मानते हैं जानवरों में बेसिकली? फ्रॉग। डॉल्फिन हो सकता है, डॉल्फिन। या मान लो मेंढक हो सकता है, किसको मानोगे? कछुआ हो सकता है? सर मुझे फैक्ट्स वाइज तो नहीं पता सर, बट मैं गेस कर लेती हूँ, तो फ्रॉग पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। सर एक क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का खिचड़ी से क्या संबंध रहा? सर वहाँ पे जो राजा थे, मैं नाम नहीं अजीत अजीत सिंह सिंह, जी अजीत थे। सिंह। जी सर, तो वहाँ पे वो उनके फ्रेंड थे, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का एक पूरा फोर्ट है शायद, उसको रामकृष्ण मिशन के अंदर ला रखा है, और वहाँ पे पूरा उनका सेटअप है ये रामकृष्ण मिशन का। और भी इसके अलावा ये नाम ही उन्होंने दिया, नाम ही उन्होंने, स्वामी विवेकानंद नाम ही उन्होंने रखा था। शिकागो जाने की फंडिंग भी उन्होंने करी। हाँ सर, ये है। इसको पढ़ के जाना आप। तो पहला चरण पूरा हुआ।